नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। हम हाजिर हो चुके हैं। आज हमने 2 लोकसभा क्षेत्र को कवर किया है, हाजीपुर और सारण। जन मीडिया की टीम ने इस लोकसभा क्षेत्र में जाकर विभिन्न जातियों के लोगों से बातचीत की है, गांव के लोगों से जो मार्केट में रहते हैं, गांव के अंदर जाकर, सुदूर गांव में जाकर लोगों से बातचीत की है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कमलेश जी और प्रणव कुमार चौधरी जी। हम इन दोनों से बात करते हैं कि हमने जो आज इन लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है और लोगों के मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं कमलेश जी से जानना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत की है, तो आपको क्या लग रहा है? राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से एनडीए के कैंडिडेट हैं और महागठबंधन की तरफ से रोहिणी आचार्य सारण से हैं, और फिर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सारण की बात करते हैं। तो सारण में आपको किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, सारण लोकसभा क्षेत्र के सुदूर गांव में हम लोग गए आज। सुदूर गांव में मतलब ये समझिए कि जो जाति आधारित गांव माने जाते हैं, ये माना जाता है कि ये टोला इस जाति का है, ये टोला इस जाति का है। तो हम लोगों ने एक मैप बनाया और उसी अनुसार हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो एक बात तो तय है कि पूरा का पूरा जो काम है, पूरा का पूरा जो चुनाव है, वो जाति आधारित है। और जो हमारा समाज है, आज भी मुझे लगता है कि मैंने 1990 से चुनाव कवर करना शुरू किया और आज 2024 है, लेकिन आज भी उसी तरह से हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, जिस तरह से 30 साल, 35 साल, 50 साल पहले बटा हुआ था। और आज भी जो मतदान होता है वह सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर हो रहा है। कम से कम सारण लोकसभा क्षेत्र में जाने के बाद, उसके गांव में जाने के बाद, जैसे हम लोग एक गांव में गए, रघुपुर बालहा गांव, वो गांव पूरी तरह से यादवों का गांव है। वहाँ लोग इवन की लोग सिस्टम से मतलब जो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद ने बहुत अच्छा काम नहीं किया या तेजस्वी यादव से हमको बहुत लगाव नहीं है, फिर भी हम रोहिणी आचार्य को वोट देंगे। दूसरी तरफ हम लोग जब एक खास जाति राजपूतों के गांव में गए, रामपुर में, तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि कुछ भी हो हम लोग वोट करेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी को। और हालांकि दोनों के पास अपने लॉजिक हैं कि क्यों हम वोट करेंगे, लेकिन मूल बात यही है कि जो जातीय आधार है उसी आधार पर वोट होगा। देखिए, एक बात तय है कि इस चुनाव में चाहे सारण में जीते कोई या हारे कोई, लेकिन जीतेगी जाति और हारेगी जाति, ये तय है जी। तो सारण की बात हम कर रहे थे, सारण के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम हाजीपुर के बारे में पूछें? नहीं, ठीक कहा। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि हम कहाँ हैं, वो ये भी जानने की इच्छुक होंगे। तो हम इस समय जलालपुर फन पार्क है, उस पार्क में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। प्रणव जी, आप बता रहे थे। ठीक कहा, कमलेश ने सही कहा कि जाति हारेगी और जाति ये पिछले कई सालों से, जैसा इसने कहा कि 90 से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग भी 90 से इसको कवर कर रहे हैं, उसके पहले से भी कवर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई परिवर्तन नहीं, और ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है जाति। अब लोग खुलेआम बात करने लगे हैं। एक्सपोज की वजह क्या? एक्सपोज की वजह मतलब ये है कि कास्ट बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गया है। कहने का मतलब है, पहले लोग लुकी छिपी इस तरह से बोलते थे, अब ओपनली बोलने लगे हैं। अभी इसका क्यों हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाति का इतना ज्यादा उभार हो गया है गाँव में। एक जाति दूसरे जाति के साथ ऐसा बेमनस्य है। सवाल है इशू का नहीं है, अब जाति का सवाल है। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो हम उसको डिसलाइक करेंगे। इसमें ये नहीं है कि कोई इशू इन्वॉल्व है। बेसिकली हमने जो देखा और जितना लोगों से बात की, उसमें हमको लगा कि बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। कुछ भी हो हमको देना है उन्हीं को, चाहे जो भी हो, वो मेरे हैं। इधर से भी वही हाल है, मोर और लेस। और ख़ास करके जाति जब बटा हुआ है तो वहाँ गेम हो गया है एकदम पैरेलल। एक जाति और दूसरी जाति का जो वोटर है वो लगभग बराबर है। अब इसमें यह है कि कौन पहलवान ज़्यादा मजबूत है और किस पहलवानी में ज़्यादा ताकत है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। मार्जिन होगा तो कम का भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जितना हटना तो हम लोग के उसमें नहीं, एजेंडा में नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो मोदी जी कर रहे हैं या जो सेंटर और स्टेट का है, वो परिलक्षित है। वो हम और आप सब देख रहे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे बाकी और भी बिजली का मामला हो, या पानी का मामला हो, या उज्ज्वला गैस का योजना हो, चाहे
राशन का है, प्लस ये आयुष्मान भारत का है, प्लस आपका ये गैस पाइपलाइन का है। तो बेसिकली ये सब तो परिलक्षित है। इसके बावजूद अब होना चाहिए कि डेवलपमेंट इसके आगे क्या, लेकिन वो नहीं हो करके अब लोग ये जात कर रहे हैं कि नहीं वो जात वाला तो देगा, हम लोग तो एक साथ एक पर्टिकुलर जाति को देंगे। और उनका सारा परिवार, उसके सिर्फ मेल नहीं फीमेल भी उसी तरह का भाषा बोल रहे हैं, पैरोटिंग हो रहा है। जो मेल बोलते हैं उसी का एक फीमेल अनुवाद होता है जो आप जब महिलाओं से बात करेंगे। तो हमको लगता है कि एक तो संवादना की इसको संवाद की भी कमी है, और दूसरा हमको लगता है कि कोई इनके पास दूसरा एजेंडा नहीं है कहने को। कहते हैं कि मेरे यहाँ बहुत कुछ हुआ है, अब हमको क्या कहना है। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जाति का कितना प्रभाव है। इसीलिए सारण की ही बात हम कर रहे हैं, तो सारण में रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव परिवार की वो तीसरी सदस्य हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से हार चुके हैं, राबड़ी देवी भी हार चुकी हैं। इस बार आपको क्या किस तरह का माहौल दिख रहा है माहौल लग रहा है रोहिणी को लेकर? रोहिणी एक नया चेहरा है, लोगों में उत्साह है, लड़की है, सब कुछ है, लेकिन वही मैंने कहा ना, जाति का सवाल है। तो रोहिणी के प्रति हो सकता है कि महिलाओं का कुछ रुझान हो, जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल जाती हैं, तो उसके प्रति एक रुझान हो सकता है कि हमारी जैसी लड़कियां भी एक पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही है। अभी हमने हाल ही में देखा समस्तीपुर में भी यंग लड़की, जस्ट अभी इलेक्शन हुआ है, तो उसमें हमको लगता है कि ये लड़कियों में हो सकता है, लेकिन जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, जहाँ पॉलिटिकली ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं और जहाँ पॉलिटिक को समझते हैं बिहार के पिछले कई दशकों से, तो वो तो सिर्फ इसी पर लगे हुए हैं कि हमको देना है। ये बात ये नहीं कर रहे क्योंकि रोहिणी पर कोई आज ये कोई केसेस नहीं है, कोई उस पर निगेटिव बात कहने को नहीं है। मुझे लगता है कि रोहिणी के साथ दो फैक्टर है जो काम करेगा। एक तो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, दूसरा फैक्टर है कि अभी अभी उन्होंने जिस तरह से अपने पिता के लिए जो किया है, वो किसी भी बेटी के लिए, किसी भी पिता के लिए गर्व की बात है कि उनकी बेटी ने उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट किया है। ये चीज़ तो अपर कास्ट के लोग नहीं बोल रहे हैं ना। हम लोगों ने कहीं नहीं सुना इस चीज़ को जिसको आपने कहा, जिसको हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि किसी ने नहीं कहा कि नहीं भाई जात कुछ भी हो हमको उसको वोट देना है। इसलिए कहे समाज एकदम बटा हुआ है। आपने कहा कि लालू यादव की बेटी है, ये कहाँ लोग समझ रहे हैं? वो तो समझ रहे हैं कि लालू एक दूसरे जात का आदमी है, हमारे जात का आदमी नहीं है, तो हम इसको क्यों वोट देंगे, हम क्यों बर्बाद करेंगे अपना वोट। इसलिए लोग बाहर से, जो हम लोगों ने बात किया उसमें आर्मी के लोग भी थे रिटायर्ड, उसमें कुछ लोग धनी किसान थे, उसमें बहुत सारे लोग मजदूर थे जो कि काम करते हैं, अब अपर कास्ट के लोग हैं, फिर भी इस तरह की बात बोले। तो कभी ऐसा नहीं हमने सुना, ना औरतों से सुना कि औरत ये कह रहे हो कि नहीं भाई कुछ भी हो, वो लड़की बहुत अच्छी है, जात से ऊपर हमको बनना चाहिए। भाषण देते हैं जात से ऊपर का, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस तो वो नहीं करते हैं इस चीज़ को। मेरा यही कहना है जी। इन्हें दो धर्रे में लोग बढ़ चुके हैं, जाति में, अपर और लोअर में। मैं अब हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगी। तो हाजीपुर में जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर लोग जो बातें कह रहे हैं, तो उसमें दो बातें सामने आई है। एक तो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी 8 बार हाजीपुर से सांसद रह चुके हैं और उन्होंने गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया था 1977 में, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें जो उनको मत प्राप्त हुए। तो पिता का तो है ही नाम, लेकिन दूसरा फैक्टर पीएम मोदी भी है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में रामविलास पासवान जी और पीएम मोदी को लेकर चिराग पासवान अपने क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन क्या चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई उसका कहीं पे असर दिखा आपको? देखिए, हम लोग तो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में गए। राजा पाकड़ इसलिए गए कि राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र भी सुरक्षित है और वहां से राजद के वे विधायक हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते थे कि राजा पाकड़ के में जो दलित और अति पिछड़ी जातियां हैं वो इस चुनाव को लेकर किस तरह से सोचती हैं। लेकिन आप तो साथ में थी और हमारे दर्शक हैरत में पड़ जाएंगे कि सड़क बिल्कुल विभाजन रेखा बन गई है। सड़क के उस पार के लोग चूंकि दूसरी जाति के हैं तो वे अलग तरह से बात करते हैं, सड़क के इस पार के जो लोग हैं वो दूसरी जाति के हैं तो दूसरी तरह से बात करते हैं। और ठीक है, जो लोग चिराग पासवान के पक्ष में से हम लोग पासवान टोला में गए। पासवान टोला में लोग एक तरफा चिराग पासवान हमने उनसे पूछा कि भाई चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जो तनाव हुआ, जो झगड़ा हुआ, वो आप किसके साथ हैं? पशुपति कुमार पारस के साथ, क्योंकि
दोनों लोजपा के हैं और दोनों के साथ रामविलास पासवान की विरासत है। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, चूंकि रामविलास पासवान के प्रतिनिधि के रूप में चिराग पासवान यहाँ लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा समर्थन जो है वो चिराग पासवान के साथ वहाँ है। से सांसद पशुपति कुमार पारस हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप अगर चिराग पासवान को वोट देने जा रहे हैं तो क्यों देंगे, तो उनके सामने कोई लॉजिक नहीं था। तब वो कहते हैं कि हम मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मूल बात वही है कि जो जाति है वो इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, जब सड़क के उस पार हम लोग गए उसी राजा पाकड़ में, तो जहाँ दूसरी जातियाँ जो राजद के आधार वोट की जातियाँ हैं, उन लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो वो लोग सीधे कहने लगे कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। एक कुछ वोटर्स हम लोगों को लेकर गैस, रसोई गैस का जहाँ वितरण हो रहा था वहाँ लेकर गए और बोले कि देखिए रसोई गैस आज 900 रुपये में मिल रहा है सिलेंडर, तो कहाँ काम हुआ है, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग तो रोहिणी आचार्य को वोट करेंगे। जब एक सवाल ये भी हुआ कि रोहिणी आचार्य रहती हैं सिंगापुर में और चुनाव यहाँ से लड़ने आई हैं, तो बोले कोई बात नहीं, लालू जी के साथ की बेटी हैं तो हम लोग वोट करेंगे उनको। लेकिन मुझे एक बात और लगता है हाजीपुर में ये बात ये लगती है कि चूंकि दोनों तरफ बराबर का मुकाबला दिखाई पड़ रहा है जात के आधार पर, तो वैसी स्थिति में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अति पिछड़ी जातियां किसके तरफ वोट कर रही हैं। क्योंकि अति पिछड़ी जातियों से हम लोगों ने जो बात की, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पचपनिया कहते हैं, तो जब उन लोगों से बात की है तो वहाँ एक डिवीजन दिखाई पड़ रहा है। सब लोग एक ही तरफ नहीं है, कुछ राजद की तरफ भी हैं और कुछ लोजपा की तरफ भी हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना वोट के समय कि ये जो पचपनिया जातियां हैं वो किस तरफ, किस अनुपात में वोटिंग करती हैं, और उसी के अनुसार जीत और हार तय हो जाएगी। एक और भी बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर जो विपक्ष के समर्थक हैं उनका भी कहना था कि 99% मीडिया जो है वो तो मोदी जी के हैं, और जो पक्ष के लोग हैं वो भी कह रहे हैं 99% मीडिया जो है वो मोदी जी के हैं। देखिए, इस पूरे चुनाव में एक और खास बात हुई है जो बहुत ऐतिहासिक है, और वो एक उसने ये तय किया है कि मीडिया को लेकर जो एक पर्दा था कि आप आम जनता की बात करने वाले हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये पर्दा बहुत हद तक खुल गया है और लोग अब मीडिया की आलोचना करना शुरू किए हैं और लोग ये बताने लगे हैं कि आप आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर नहीं हुआ, जैसे हम लोग जो यादवों के सारण लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जब गड़खा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग थे, तो जब हम लोग यादवों के टोली में गए तो उन लोगों ने भी कहा कि मीडिया तो बस सिवाय मोदी के और कुछ नहीं कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम लोग राजपूतों के गांव में गए रामपुर में, तो वहां के भी नौजवान यही कह रहे हैं कि मीडिया तो एक तरफा बात कर रही है, वो तो सिर्फ 3 दिन से हम लोग सिर्फ मोदी जी की तस्वीर देख रहे हैं अखबारों में, और चैनल पर भी जब चैनल खोलते हैं तो मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक है और बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम लोग मीडिया की भूमिका पर बहस करने लगे हैं, और इसके बड़े सार्थक परिणाम होंगे। और मुझे लगता है कि ये बहस जब तेज होगी तो मीडिया को भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। जी प्रणव जी, हाँ बताइए। आप हंस रहे हैं मीडिया हंस रहे हैं इसलिए ठीक है, पब्लिक डोमेन में आ रही है बातें और हम नहीं बोल रहे हैं, वो जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बोल रही हैं, और उन लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि हम लोग आए हैं उनसे बात करने के लिए, जबकि कोई मीडिया उनसे बात करने नहीं आती है। जैसा कमलेश ने कहा कि आप लोग पहले आदमी है जो इस गांव में आए, इस गांव में आए हैं और कहीं कोई नहीं जाता है, सबका वैन घूमता है, जो भाषण हुआ, जो नेताओं का भाषण हुआ, जो रैली हुआ, उसको कवर करके वापस चले आते हैं, चाहे दोनों पार्टी का जैसे भी हो। लेकिन बेसिकली उनके मुंह से ये सब आ रहा है, इसका मतलब पब्लिक डोमेन में है। वो लोग भी अब लेट रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन लेट रियलाइजेशन हुआ कि कम से कम मीडिया के बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप आ रहे हैं, बाकी मीडिया तो ऐसे ही चला रहा है, दिखला रहा है। तो ये मीडिया को एक्सपोज करने वाली है, सोचने को मजबूर होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, क्योंकि उससे बहुत बड़ा पैसा जुड़ा हुआ है। इतना कमर्शियल ये है, ये आसान बात नहीं है इसको चेंज करना, इसलिए इतना ज़्यादा बिजनेस है इसमें। इस वजह से भी हो सकता है पक्ष विपक्ष की बात जो है। जहाँ तक इसने कहा कि हाजीपुर की बात, वहाँ हाजीपुर में क्या है कि कम्प्लीटली चिराग पासवान अपने पिताजी के लिगेसी पर खेल रहे हैं।
कंप्लीट। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कि पिताजी का नाम नहीं ले रहा था, पिताजी के बाद इसका नाम लेता है। जहाँ तक पशुपति महाराज का बात है कि भाई पिछले बार कैसे जीत गए वो, तो कहा वो जीत गए, उसके बाद से कभी नहीं आए, वो एक अलग है, लेकिन जीते उसके बाद वो चाचा भी नहीं मान रहा है उसको, बेसिकली उसको नकार रहा है, क्योंकि अब आ गए एक नए प्लेयर, लीगेसी इन्हीं को मान रहा है। लेकिन वहाँ कंटेस्ट जो है, एक है सबसे बड़ा कंटेस्ट जो है वो है ये, एक तो यादव है और दूसरा जो है आपके ये है, क्या नाम है उसका, रविदास। तो रविदास वर्सेस पासवान, ये मेजर हाजीपुर में जो हमको देखने को मिला। और खास करके पासवान और रविदास का जो इक्वेशन है, बड़ा 36 का आंकड़ा है दोनों में, और पासवान लोग नहीं देखना चाहते हैं रविदास को, और रविदास ने हराया भी है पासवान को एक बार। जो हमारी याददाश्त है पिछले कई साल पहले, रामसुंदर दास वहाँ के चीफ मिनिस्टर रामसुंदर दास थे, रविदास, वो पासवान नहीं थे। लेकिन पासवान इतना ज़्यादा उभर के सामने आया बिकॉज ऑफ इट्स लीडरशिप, लाइक रामविलास पासवान और बाकी चिराग पासवान अभी आए, उसके पहले पाशुपतिनाथ पारस थे। तो उस तरह का नेता रविदास में नहीं उभर के आया नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी, तो उसकी ये कमजोरी है। लेकिन बैकअप में क्या है, यादव का वोट। यादव है अति पिछड़ा, जैसे कि कमलेश ने कहा, अति पिछड़ा में अगर बिखरा होगा तो कहने वाली बड़ा मुश्किल बात है कि कौन जीतेगा कौन, फिर वही वाली बात होगी, टक्कर है, लड़ाई है जबरदस्त वो सब। लेकिन एक आरोप और भी लगा जो कि कमलेश भी हमारे साथ थे, हम लोग भी वहाँ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि कल जो रैली हुई नरेंद्र मोदी जी की और चिराग पासवान के सारे लोग आए हुए थे, जो बहुत बड़ा रैली था, उसमें आरोप लगाया कि पैसे दिए गए उनके सपोर्टर्स को लाने के लिए, और बहुत सारी गाड़ियां आई, बसें, सैकड़ों बसें, कार, टैक्सी आई, सबको उठा के जहां भी पासवान बहुमूल्य ये था, पॉपुलेशन था, उन लोगों को उठा कर ले गया और सबको पैसा दिया। ये उनका आरोप है, हम इसका खंडन नहीं करते हैं, ना हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये भी एक मार्केट में है, और एक दो वीडियो भी चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, बहुत ज़बरदस्त कि पैसा से लाया गया। अब तो ये देखना है रिजल्ट में कि क्या होता है नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली चिराग पासवान अपने पिताजी के लीगेसी को लेकर के हाजीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। वो यंग हैं, उनके बारे में बैकग्राउंड लोगों को वहाँ नहीं पता है, या क्या करेंगे आगे, क्या एजेंडा है। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट जो बोलते थे वो कहाँ, अब तो बोल भी नहीं रहे हैं खास करके ज़्यादा। और जैसा उन्होंने कहा, महिमा मंडित किया प्रधानमंत्री ने भी उनको कि बहुत आगे जाएंगे, यंग लड़का है ये है। अब उनका काम दिखेगा कि उनके पास क्या एजेंडा है हाजीपुर के, क्योंकि जमुई छोड़ के आए हैं। इसका भी जमुई के सिटिंग एमएलए हैं, एमपी हैं वो, अब उसका पहली बार आ रहे हैं हाजीपुर में, पिताजी के लेगेसी को करेंगे। लेकिन आप फिर अगेन देखिएगा, कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास ये नहीं है कि हम आगे क्या करेंगे। वही जो नीति मोदी जी का है, गैस और उज्ज्वला और ये जो जितने चारे उनके जो हैं वही चल रहे हैं, उसी का नाम यहाँ के नेता ले रहे हैं। लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं और बाकी जो होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं दिख रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ, जब हम लोग राजा पाकड़ के पासवान टोला में थे, आपको याद होगा, तो एक सज्जन थे, तो उन्होंने कहा कि राशन तो मिल रहा है लेकिन राशन की क्वालिटी बहुत खराब है, लेकिन वोट हम उसी को देंगे। तो ये जो है, ये जो जात जो तय करता है ना, और मैं बार बार कहता हूँ, और मतलब कि ये जो चुनाव है वो परसेप्शन की लड़ाई है। और परसेप्शन के मामले में आप देखिएगा कि जो पासवान जाती है खासकर हाजीपुर में, और पासवान के साथ कौन है, तो जो सो कॉल्ड जो जिसको सवर्ण जातियाँ कही जाती हैं, दोनों वोकल हैं, दोनों खुल के बोल रहे हैं। उसके जवाब में जो समीकरण है, जिन जातियों का समीकरण, वो वोकल नहीं है, वो खुल के नहीं बोल रहा है। तो जो परसेप्शन की लड़ाई है, वहां दिखाई पड़ता है कि चिराग पासवान के पास थोड़ा एज है, क्योंकि उनके पास वोकल लोग हैं, वो बोल रहे हैं खुल के, और लेकिन जो विपक्ष है वो खुलकर बोल नहीं रहा है। तो देखना यह है कि इस परसेप्शन की लड़ाई में जहां दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान को एज है, वहां कितना वोट जो है वो ट्रांसफर हो पाता है। पिताजी का जो है सबसे बड़ा जो है उसी का फसल काट रहे हैं अभी तक, आज तक उनको भूला नहीं पाए, अपना काम नहीं बता रहे हैं। वो पिताजी क्या करके गए, नहीं करके गए, उनका एक लीगेसी चला जो ओल्ड मैन है। और बाकी जैसे इन्होंने कहा कि अनाज का बात, तो बोला कि अगर चावल का टुकड़ा देख लीजिएगा तो आप खा नहीं सकिएगा। याद है कमलेश, उसने कहा कि ऐसा गंदा चावल का ये मिलता है जिसको आप खा, लेकिन वो दे रहे हैं, उनको मिल रहा है, लेकिन वोट उसी को, क्योंकि आज तक वो मिला नहीं उस ढंग से जिस तरह से अभी चल रहा, अनदर 5 इयर्स तक चलेगा वो। तो बेसिकली यही कहना है कि इन लोगों को एक तरफ लाभार्थी, एक मेजर है लाभार्थी,
वो लाभार्थी का फायदा मिल रहा है मोदी जी को, ये बात क्लियर है, क्लियर एकदम क्लियर। इसलिए कि 3 चीज, एक जो गैस पाइपलाइन, दूसरा उज्ज्वला योजना चाहे दाम कुछ भी रहे, तीसरा ये अन्न, और जो बाकी आयुष्मान भारत। तो जब हम लोगों ने सबसे पूछा तो वो चीज उन लोगों को मिल रहा था। अगर हम लोग 10 आदमी से बात किया तो 8 आदमी ने कहा कि हाँ हमको मिल रहा है, हमारे पास कार्ड है। इसका मतलब एक बेनिफिट है मोदी जी को, जो कि वो मिल रहा है लाभार्थी के रूप में। इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको लाइक कीजिए चाहे डिसलाइक कीजिए, ये गांव में मिल रहा है। ये सारण में भी हम लोगों ने देखा, जब हम लोग यादव की एक बस्ती में बैठे हुए थे, तो आपको याद है कि जो आदमी सबसे ज्यादा कह रहा था कि रोहिणी को जीतना है, रोहिणी को वोट देना है, उसने कहा कि हाँ मेरे खाते में भी 2000 रुपए महीने किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं। तो ये तो स्वीकार करते हैं वो लोग कि नहीं, वो 2000 आ रहे हैं और 6000 सालाना मिलते हैं, सालाना मिल रहा है। तो और आयुष्मान के बारे में उसने कहा कि इलाज बड़ी आसानी से हो जा रहा है। तो ये है कि एक एज तो जो लाभार्थियों वाला है वो तो है, मतलब चाहे वो सारण हो आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है उस पर तो मेरी कुछ भी क्लियर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं और उससे बहुत लाभ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है उनको। और आपने आवास की बातें कही है, आवास भी नहीं मिल रहा है, लोग आवास की भी बातें नहीं कह रहे। राशन और किसान निधि योजना, ये 2 बड़ा फैक्टर है जो मोदी जी के फेवर में काम करता दिख रहा है। तो नहीं, लेकिन प्रीति ये आयुष्मान तो हम लोग पूछे, उसने कहा कि आयुष्मान कार्ड बना है। जो हम लोग गए थे, जहाँ पर कहाँ गए थे अभी, उसी के राजा पाकर के उस इलाके में गए थे, जो हम हाँ पासवान टोला में, बोला कि हमको मिल रहा है। आप ठीक है, वो हम कहाँ करें 100% वो गारंटी, वो हो सकता है कि 80% को अभी मिल रहा हो, किसी कारण से मान लीजिए गैस नहीं मिल रहा हो या आयुष्मान नहीं, लेकिन 80% तो मान रहा है ना। गैस की भी बातें, गैस में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि हाँ उनके घर में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है, और जो सिलेंडर मिला है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई कहते हैं मिल भी गया है तो इतनी महंगाई में हम क्या करें, 1200 रुपए में गैस सिलेंडर भरवाना होता है। एक बात देखिए, जो सारण में हम लोगों ने देखा, वो जो रघुपुर गांव था, उस गांव में हम लोगों ने देखा कि जो गैस पाइपलाइन है उस आदमी के दरवाजे पर लगा हुआ है, जो आदमी कह रहा है कि नहीं राजद को वोट देना है, और वो आदमी कह रहा है कि नहीं इस गैस पाइपलाइन के चलते हमको फायदा मिलेगा, फायदा मिल रहा है। तो एक लाभार्थियों की फौज, एक लाभार्थियों की तादाद, लाभार्थी जो बोल रहा है ये कमलेश, वो लाभार्थी जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं कि मान लीजिए हमको मिल रहा है तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, लेकिन हमको मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, जैसे भी मिल रहा हो, तो वो उनका एक समुदाय है जो उनका वोटर हो गया है। इसीलिए आप देखिएगा कि हम लोग जब सारण में बैठे हुए थे यादव टोला में, तो उस यादव ने कहा, जिस यादव के घर में हम लोग थे, उसने कहा नहीं यादवों का भी कुछ हिस्सा वोट पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन जब हम राजपूतों के टोले में गए और वहां जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं इधर का कोई वोट उधर ट्रांसफर होने वाला नहीं, राजपूत का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, ये बात तय है, ये बात तो क्लियर है। तो हाजीपुर और सारण में किसके सिर पर सजेगा ताज, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। हम अपने इस लाइव सेशन को यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।